नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में होने वाले चुनावों में सर्वे के आधार पर किया जाएगा टिकटों का बंटवारा, यह कहना है पवन हिंदुस्तानी का। वहीं उन्होंने कहा कि सम्मेलन में पंजाब व दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में 4000 के करीब कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करके शपथ दिलवाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य व प्रदेश के संयुक्त सह सचिव पवन हिंदुस्तानी ने रैली स्थल का दौरा करते हुए बताया कि समारोह को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। भिवानी अनाज मंडी में बैठने के लिए 5 से 6000 कुर्सियां लगाई गई हैं। इसमें प्रदेश के 1400 से अधिक सर्कल इंचार्ज एक साथ शपथ लेंगे। इनके अलावा राज्य कार्यकारिणी व जिला कार्यकारिणी सहित कुल 4000 पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके अलावा आम जनता भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहुंचकर शपथ ग्रहण करेगी। ये 4000 पदाधिकारी आने वाले समय में प्रदेश में 1 लाख कार्यकर्ताओं की टीम हर विधानसभा स्तर पर वार्ड वाइज तैयार करेंगे, जो 2024 के चुनाव को हरियाणा में जितवाने का काम करेगी। कल के तारीख के लेके मेरा कहना है कि मैं लगातार 4 दिन से भिवानी के गांव-गांव में जा रहा हूँ। इतना जोश, इतना उत्साह, लोगों में इतनी जागरूकता देखने को मिली कि हम तो इतने खुश हुए। जनता कह रही है कि भिवानी में दिल्ली और पंजाब के सीएम साहब आ रहे हैं। बगैर न्योता भी लोग आने के लिए इतने आतुर हैं कि इतनी भीड़ हो रही है। यहाँ था तो शपथ समारोह, लेकिन समारोह की जगह एक सभा में, एक रैली में तब्दील होने वाली इतनी ज़बरदस्त भीड़ आने वाली जोश है। बहुत ही जोश है। इतना जोश आज पहले मैंने कभी नहीं देखा जनता में। जो पहले यहाँ रैली उससे सबसे ज़्यादा बड़ी रैली होगी, जबकि है शपथ समारोह और रैली का रूप लेगी हमारी ये जो शपथ। क्या कार्यक्रम रहेगा, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है प्रधान जी? व्यवस्था तो यहाँ कम से कम 5 से 6000 आदमियों का खाना बनवा दिया, पानी का प्रबंध कर दिया और टॉयलेट का कर दिया। महिला टॉयलेट अलग है, जेंट्स अलग है। किसी भी भाई को कोई भी तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। हर सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी। बिल्कुल खाना की, पानी की, चाय की, और बिल्कुल ये टेंट लगा हुआ है। सभी मतलब अच्छी सुविधा है। ये देखो, ये वैसे तो सेंट्रल लेवल के नेताओं का काम है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, अगर आपस में सीट के बंटवारे पर झगड़ा ना करके अपनी अपनी एक ये देखी कि देश को बचाना। तो कहने का तो यही है कि बड़े उत्साह है आज पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर, और बहुत बड़ा जोश है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दोनों एक साथ भिवानी की दरगाह के ऊपर पधारने जा रहे हैं। कल 1 बजे रविवार के दिन वो आने लग रहे हैं। तो उन्हीं के स्वागत के लिए पूरा हरियाणा से जो सर्कल इंचार्ज बने हैं, करीब आप मान के चलिए कि 2000 से ऊपर हमारे सर्कल इंचार्ज अलग अलग वार्डों में और अलग अलग विधानसभाओं के अंदर तैयार किए गए हैं। अब ये सर्कल इंचार्जों का जो प्रोग्राम है, विशाल शपथ ग्रहण समारोह जो आपके सामने अब आयोजित होने जा रहा है, तो कल ये लगभग इसके साथ साथ जो स्टेट के बाकी के पदाधिकारी वो भी आएंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आके उनका हौसला बढ़ाने के लिए आपके बीच में आएंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, यहाँ जितने भी अरविंद केजरीवाल जी के चाहने वाले हैं भिवानी की दरगाह पे, उन सब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी चाहते हैं कि राजनीति बदले और आने वाले समय में देश के अंदर राजनीति की नई करवट जो चाहिए, उसके लिए आप भी आइए। कार्यकर्ता की ओथ भी होगी इसमें, तो आप भी एक कार्यकर्ता की ओथ ले सकते हैं। यहाँ लगभग 5 से 6000 कुर्सियाँ आम आदमी पार्टी ने बिछाई है, और ये 6000 जो कार्यकर्ता हैं आने वाले समय के अंदर पूरे हरियाणा का सिस्टम बदलने जा रहे हैं, हरियाणा की राजनीति को बदलने जा रहे हैं। तो उसी को लेके आज ये प्रोग्राम हमने संपन्न किया। एक सबसे बड़ी बात ये है कि पीछे हुड्डा की रैली हुई थी यहाँ कांग्रेस की, और उन्होंने कार्यकर्ताओं ने लगभग 1 महीना लगाया था उस तैयारी को करने में। और आप देख पाओगे कि अभी तक तो भिवानी की जनता को भी नहीं पता लगा, और 3 दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर आम आदमी पार्टी एक भव्य प्रोग्राम यहाँ करने जा रही है। देखो, हमारे लिए सबसे पहले खुशी की बात है, भिवानी के लाल अरविंद केजरीवाल जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, 3 तारीख को भिवानी हमारी छोटी काशी में पधार रहे हैं। और इस शपथ समारोह में आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में अभी तक का ऐतिहासिक शपथ समारोह होने जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष में इस चीज़ का भय भी है। इस चीज़ का मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ। जिस रास्ते पे हमारे सीएम साहब ने अभी आना था, हवाई पट्टी से उतर के कालवास के रास्ते से, तो 2-2.5 साल से लगभग बन रहा है। आज मैं उस रास्ते से खुद आया हूँ, वहाँ मिट्टी डाल के उस रास्ते को जानबूझ के बंद कर दिया ताकि सीएम साहब देख ही ना सके उस रास्ते को।
तो इतना भय इनके लोगों के अंदर है। विकास के नाम पे जो रोज झूठ बोल रहे हैं ना कि हमने विकास कर दिया, तो विकास के नाम पे जीरो है। आज वहाँ मिट्टी डाल के वो रास्ता रोक दिया गया ताकि सीएम साहब उस रास्ते को ना देख सके। चाहोगे? मैं एडवोकेट मंजीत सिंघानिया, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट भिवानी। जैसा कि आप सबको पता है, कल 3 सितंबर 2023 को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने गृह जिले भिवानी में पधार रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, कल का जो दिन है वो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि आज से पहले किसी भी राजनीतिक दल ने एक साथ 4000 पदाधिकारियों की शपथ नहीं दिलवाई है, जो कि आम आदमी पार्टी करने जा रही है कल के दिन में। भिवानी की बेटी रिया ने ओलंपियाड की साइंस व गणित विषय की परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करके भिवानी का नाम रोशन किया है। रिया की उपलब्धि पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं इस उपलब्धि पर द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने प्रधान रामकिशन की अगुवाई में रिया को सम्मानित किया। इसी कड़ी में स्थानीय सेक्टर 13 निवासी ताराचंद पीटीआई एवं वीरमती की पौत्री 12 वर्षीय रिया ने ओलंपियाड की साइंस व गणित विषय की परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रिया की उपलब्धि पर उन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया, जिसके बाद न केवल उनके परिजनों बल्कि शहर वासियों में खुशी का माहौल है। बेटी रिया की उपलब्धि पर शनिवार को द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामकिशन शर्मा की अगुवाई में समस्त पदाधिकारियों एवं सेक्टर वासियों ने रिया को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर एसोसिएशन प्रधान रामकिशन शर्मा ने कहा कि आज बेटियां अपनी मेहनत एवं लगन की बदौलत सफलता की हर उड़ान भर रही हैं, जिसके लिए वे बधाई की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें तराशने एवं प्रोत्साहन की जरूरत है। ऐसे में यह अभिभावकों का फर्ज है कि वे अपनी बेटियों की प्रतिभा को समझें और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑटो चालक परिवार अपना परिवार सम्मेलन को लेकर सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। 3 सितंबर को राधा स्वामी सत्संग भवन में आयोजित कार्यक्रम में जागरण और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में परिवार सदस्य भाग लेंगे। ऑटो चालक परिवार अपना परिवार सम्मेलन को लेकर सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस कार्यक्रम में जागरण एवं भजन संध्या तथा रात्रि को राधा रसोई का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सानिध्य ढाणी जोगी आश्रम के महंत बाबा केशवनाथ महाराज का रहेगा। इसी कार्यक्रम को लेकर सर्व समाज सेना के संस्थापक श्याम सुंदर शर्मा ने आज रोहतक रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन में कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल होने वाले कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में उन्होंने आम शहर वासियों से भी अपील की है कि शहरवासी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में भजन संध्या के बाद राधा की रसोई का आयोजन भी किया गया है। कल महाराज केशवनाथ जी के सानिध्य में यहाँ भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और इसकी लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। स्थान है राधा स्वामी सत्संग भवन बस स्टैंड के सामने। तो तैयारियों का जायजा लिया गया, तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और कल 4 से 5 हज़ार आदमी पहुंचने का यहाँ अनुमान है। और सभी शहरवासियों से अपील है कि आप भी इस प्रोग्राम में आके भजन संध्या का आनंद लें और एक राधा रसोई का भी प्रोग्राम यहाँ किया गया है और प्रसाद लेके भजन संध्या का आनंद लेके अपना प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। और विशेष रूप से इसमें ई रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा, गरीब तबके के जो लोग हैं उनको भी यहाँ सम्मान। इसमें ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सभी सहपरिवार आमंत्रित हैं और इनके मान सम्मान के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जी भाई साहब, सभी शहरवासियों से अपील है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। भिवानी के कमलागर क्षेत्र में सुनीता पत्नी श्री कृष्ण कुमार की 25वीं सालगिरह के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए मनमोहक भजनों का आसपास के नागरिकों ने जी भरकर आनंद लिया। एक शाम श्री कृष्ण के नाम कार्यक्रम में भजन गायकों ने क्षमा बांध दिया, जिस पर श्रद्धालु झूमने लगे। कमला नगर वासियों ने बताया कि इस भजन संध्या के माध्यम से भगवान का सुमिरन करने का अवसर उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी सालगिरह को इसी प्रकार मनाएं
ताकि सामाजिक कुरीतियां दूर हों और आपस में सद्भावना और भाईचारा बढ़े। शनिवार को हनुमान गेट पर एक निजी रेस्टोरेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग क्रिकेट मैचों को लेकर पीसीसीएआई के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि दिव्यांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन इंग्लैंड के बाद अब भारत में करवाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया और पीसीसीएआई के राष्ट्रीय महासचिव रवि चौहान ने कहा कि अब क्रिकेट का सीजन शुरू हो गया है और क्रिकेट के इस सीजन के दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धा दिव्यांग जगत में आने वाले समय में करवाई जाएगी। इसके लिए बीसीसीआई और पीसीसीएआई के द्वारा मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। बीसीसीआई द्वारा गठित नवनियुक्त बीसीसीआई बोर्ड के पदाधिकारी और पीसीसीएआई के राष्ट्रीय महासचिव रवि चौहान ने कहा कि क्रिकेट के सीजन में एक तरफ जहां इंग्लैंड की नॉर्मल टीम जनवरी माह में भारत खेलने के लिए आ रही है, तो वहीं इसी खेल सीजन में डिसेबल टीम भी भारत में जनवरी माह में पहुंचेगी, जिनके भारत में 5 2020 मुकाबले और 2 वनडे मैच करवाए जाएंगे। अनेक राज्यों के दिव्यांग एसोसिएशन इंग्लैंड की टीम को होस्ट करने के लिए तैयार हैं। जब से 2013 से दिव्यांग क्रिकेट टीम बनी है, हमेशा आप लोगों का साथ हमें बहुत अच्छी तरह से मिला, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में भारत की दिव्यांग क्रिकेट का नाम हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस महीने बहुत अच्छे टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आपके माध्यम से यही बताना था, जो कि ग्वालियर में मेयर कप होगा 10 सितंबर से 14 सितंबर तक, और उसके बाद 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, जो कि एक विशाल 24 राज्य की टीम का टूर्नामेंट उदयपुर में होने जा रहा है। दिसंबर में अभी कल ही मेरी आनंद चुक्का जी, जो ऐप कप के फाउंडर है, उनसे बात हुई थी। वो भी साउथ में करवाएंगे दिसंबर में। उसकी तारीख जब डिक्लेयर हो जाएगी तो आपको बता दी जाएगी। अब मैं रवि चौहान से, जो कि अभी इंग्लैंड से मार्टिन जी से मिल करके मीटिंग करके आए हैं दिव्यांग क्रिकेट के उत्थान के लिए, जाना मुझे भी था, लेकिन 2 महीने से मुझे काफ़ी दिक्कत थी, इसलिए मैं इंग्लैंड नहीं गया। तो रवि जी आपको जहां पूरी डिटेल से बताएंगे कि कैसे कैसे आगे का इंग्लैंड टूर बनेगा। कि अब जो ये क्रिकेट का स्तर है इस समय से चालू हो गया कि आपने देखा होगा आज भारत और पाकिस्तान का मैच भी है एशिया कप का,
और इससे पहले हमारी जो दृष्टि बाधित जो ब्लाइंड टीम है, वुमेंस टीम है, उसने इंटरनेशनल ब्लाइंड वर्ड्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और हमारी जो पुरुष टीम है उसने सिल्वर मेडल जीता। उस दौरान हम लोग भी इंग्लैंड गए हुए थे और हमारा इंग्लैंड जाने का मकसद सिर्फ था क्योंकि हमने कोरेस्पोंडेंस किया बीसीसीआई के साथ में और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ में कि आगे आने वाले समय में इंग्लैंड और भारत के बीच पारस्परिक क्रिकेट को लेके, डिसेबिलिटी क्रिकेट को लेके किस तरीके से हम एक्सचेंज प्रोग्राम करें। तो उसके लेके हमारा जो एक प्रोग्राम बना जिसको बीसीसीआई ने पूरा मीटिंग, हमारा इयन मार्टिन जो हेड ऑफ डिसेबिलिटी क्रिकेट है उसके साथ तय हुआ और 21 अगस्त को जो मीटिंग थी बर्मिंघम में, तो बर्मिंघम में मीटिंग हमारी एक अच्छी बेहतरीन मीटिंग हुई। उनको सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से बीसीसीआई ने इस क्रिकेट को लिया है। जो डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया बनी है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत की 4 डिसेबिलिटी क्रिकेट को शामिल किया गया है, जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी, ब्लाइंड क्रिकेट, डेफ एंड म्यूट क्रिकेट और व्हीलचेयर क्रिकेट, इन सब ने मिलके ये संस्था बनाई है जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और ब्लाइंड क्रिकेट से मिस्टर महांते जी वो इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं और बीसीसीआई इसको सपोर्ट कर रहा है। ख़ास तौर पर जय शाह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मध्य प्रदेश सरकार है वो कर रही है, पहली बार ये मेयर कप हो रहा है, 10 टीमों के बीच में भारत की 10 टीमें उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें पहला प्राइज़ 1 लाख रुपए है, दूसरा प्राइज़ 50,000, अनेकों अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल प्राइजेज हैं। तो एक अच्छी बात है कि नगर निगम के द्वारा ग्वालियर में, और ग्वालियर एक तो दिव्यांग मैत्री शहर है हिंदुस्तान का पहला, उसके अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। शनिवार को नेहरू गेट पर स्थित श्री हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचारी संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्कृत भाषा के विद्वान मोहन कृष्ण ने केरला से पहुंचकर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर देश में लागू की जाने वाली नई राष्ट्रीय नीति में संस्कृत भाषा को शामिल करने की मांग की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मोहन कृष्ण ने कहा कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन एवं दैव्य भाषा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को पुनः बोलचाल की भाषा बनाना चाहिए, जिसके लिए सभी को साझे प्रयास करने होंगे। इसके लिए सबसे बेहतर सरकार को पाठ्यक्रम भी संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय शुरू करनी होगी। इस मौके पर आचार्य सुनील शास्त्री ने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर मृत्यु तक संस्कृत भाषा की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा से ही बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं जो हमारी संस्कृति को मजबूत करते हैं। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कृत मजबूत होगी तो हमारा देश भी मजबूत होगा। ग्रामो ग्रामम सिद्धवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा पाला सर्वे श्री रामा बाला सर्वे श्री रामा हरि मंदिर मखिल शरीरम धन शक्ति जन सेवा। नाम है मोहन कृष्ण, मैं उड़ीसा केरल से हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक। वर्तमान में मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के दायित्व में है, मैं संस्कृत भारती का भी काम देखता हूँ। अभी संस्कृत सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है। श्रावण पूर्णिमा संस्कृत दिन है, इसके एक सप्ताह संस्कृत सप्ताह का कार्यक्रम है। पूरे भारत में कार्यक्रम हो रहा है और संस्कृत सप्ताह होने के कारण से ही शेखावटी संस्कृत विद्यालय में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। वैसा हम संस्कृत भाषा के माध्यम से भारत को, जिस हमारे अभी जो नया शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हमारे भारत जिस लक्ष्य पाना चाहते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारतम, श्रेष्ठ भारतम, विश्वगुरु भारतम, ये लक्ष्य पाने के लिए ही ये नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का निर्धारण किया गया है। और इसी तरह से हम संस्कृत माध्यम से संस्कृत में जो विज्ञान है वो विज्ञान
संस्कृत का जो विद्वान है वो लोग, इसी प्रकार जो आधुनिक विज्ञान है, साइंस निकलते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे वरिष्ठ प्रचारक जी, अखिल भारतीय अधिकारी जी, मोहन कन्नड़ जी को दर्शन करने का हमारे को मौका मिला है। और ये प्रेरणा हमारे को सुनील शास्त्री जी ने दी कि शेखावाटी ब्रह्मचर्य है आश्रम में मोहन जी आए हुए हैं, तो हमारे को इनका आशीर्वाद मिला है। और मोहन जी ने जो कहा है कि संस्कृत जो भाषा है प्राचीन भाषा है और हमारे वेदों में भी संस्कृत का उल्लेख है, तो संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए। और मोहन जी के बारे में हमारे सुनील शास्त्री जी ने बताया कि साइकिल पे घूम के उस टाइम पे संस्कृत की जो अलग जगह है उसके लिए मोहन जी धन्यवाद के पात्र हैं। तो मेरा तो यही विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए। महाविद्यालय में किया गया है और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मोहन कृष्ण जी आज हमारे बीच में केरला से आए हैं, जिन्होंने सन 2000 में भिवानी में आकर के संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार की भाषा कैसे बनाया जाए, इसके लिए घर घर जा कर के, गाँव गाँव जा कर के, जिले वाइज जा कर के इन्होंने यहाँ पर संस्कृत के कैंप लगाए थे। और उस कैंपों का जो इन्होंने उस समय जो लगाए थे, आज उसका मालूम पड़ता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की थी कि संस्कृत भाषा को उठाने के लिए। आज जो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार है धीरे धीरे पीछे की बजाय घटता गया है, क्योंकि संस्कृत भाषा सबसे पहले भारत में विश्वगुरु जब भारत को बनाया गया था तो संस्कृत भाषा और संस्कृति की देन है। हमारे अंदर देश के अंदर अगर संस्कृत भाषा का पहले बोलचाला था, बोलबाला, संस्कृत भाषा हमारे देवों की भाषा थी। संस्कृत भाषा की हमें जरूरत कब नहीं पड़ती, जब बच्चा पैदा होता है, मृत्यु तक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। आज सरकारों की अनदेखी वजह से कुछ सरकारों ने संस्कृत भाषा को तोड़ने का काम किया। जिस समय देश को गुलाम बनाया गया था तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले ये सोचा था कि इस देश को गुलाम करने से पहले देश की संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए। जब लॉर्ड मैकाले जब भारत भेजा गया था उसे, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ के संस्कृत के लोग संस्कृत के प्रति और संस्कृति के प्रति बड़े जागरूक और सुदृढ़ है, तो सबसे पहले भाषा पर प्रहार किया जाए। तो उन्होंने आंग्ल भाषा को यहाँ पर लाया और धीरे धीरे संस्कृत भाषा को ख़त्म करते चले गए, जिस कारण से हमारा देश गुलाम हो गया था। आज हमें पुनः देश को, अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो हर घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर संस्कृत। शनिवार को अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कमेटी के आह्वान पर सभा प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास पर पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की सरकार से मांग की। इस मौके पर किसान सभा के प्रमुख नुमाइंदों ने कहा कि वर्ष 2020 से 2023 तक की बर्बाद फसलों का मुआवजा उन्हें नहीं मिला है। इसके साथ ही उन्होंने सूखे से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी कर नुकसान की भरपाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बार बार प्रदर्शन और ज्ञापन के जरिए सरकार को चेता चुके हैं कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा उन्हें दिया जाए, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि आज 1300 करोड़ रुपए बीमा क्लेम लंबित पड़ा है। उनका कहना था कि जल्द सरकार उनका मुआवजा दे, नहीं तो आने वाले समय में काफी संख्या में किसान एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। जो है किसान सभा की हरियाणा की जो राज्य कमेटी है उसके चुनिंदा नुमाइंदे भिवानी कृषि मंत्री के आवास के बाहर हम लोग बैठे हैं। हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? हमने जो अभी जो है अगस्त के महीने में ही, शुरुआत में ही हमने कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, उसका मुआवजा हमें चाहिए। जल भराव के चलते जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की हमारी मांग है। कृषि मंत्री हमें मिलने का समय दे, लेकिन कृषि मंत्री ने कोई समय हमें नहीं दिया मिलने का। उसके बाद अभी 23 तारीख को भी हज़ारों की संख्या में यहाँ पे किसानों ने जो है प्रदर्शन किया। और हमारे मुद्दे असल में क्या है, जो काम असल में खुद सरकार को करना चाहिए। आज हरियाणा के 11-12 जिले ऐसे हैं जिनमें बाढ़ प्रभावित हैं, जो फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जल भराव है, लेकिन सरकार ने अभी तक उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया। और जो मुआवजा दे रही है वो भी बिल्कुल नाकाफ़ी है। 15,000 रुपये की उसमें है, 5 एकड़ तक का मुआवजा मिलता है। ये बिल्कुल जो है सरासर एक तरह से किसानों के साथ धोखा है। इसलिए हमारी मांग ये है कि किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी पूरे की भरपाई की जाए। इसके साथ ही आप देखें, ये जो सूखे की मार से भी काफ़ी बड़ा एरिया जो आज प्रभावित है, वहाँ पे ना कोई गिरदावरी करवाई जा रही, ना कोई सरकार ने चिट्ठी निकाली है। ये भी हमारा एक प्रमुख तौर पे मुद्दा है। जो सूखे से फसल बर्बाद हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी की जाए। इसके साथ ही हरियाणा के
आज लगभग 1300 करोड़ रुपए बीमा क्लेम लंबित है, लेकिन कोई सरकार, ये हरियाणा सरकार जो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है इस बात पे कि उन किसानों का मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी जो है बेमौसमी बारिश से, पाले से, ओलावृष्टि से रबी 2023 की फसल बर्बाद हुई, उन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो इन तमाम मुआवजे के सवालों को लेके हम बार बार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री कोई सुनाई नहीं कर रहा। और 23 तारीख को जब हमने प्रदर्शन किया तो उसमें इनके अधिकारियों ने और ये हमें आश्वस्त किया था कि हम 31 तारीख को या 1 तारीख को हम आपको मिलवाएंगे। हमने आह्वान किया था अगर 1 तारीख तक हमें हमारी बात कृषि मंत्री से नहीं कराई तो 2 तारीख को हमारी राज्य कमेटी यहाँ पे आज धरना देगी। और उसी के तहत आप देख सकते हो कृषि मंत्री के आवास के बाहर किसान सभा हरियाणा राज्य कमेटी ने आज धरना लगाया है। दुर्भाग्य की बात है कि हमें कृषि मंत्री के चाहिए तो कृषि मंत्री ने बुला के बात करनी चाहिए थी, लेकिन इनकी तो अहंकार की हमें अचंभा होता है कि इतना अहंकारी मंत्री हमने आज तक नहीं देखा। हालांकि राज सत्ता में अहंकार आता है कई बार, लेकिन जिस भी लोगों में अहंकार आया है उनको जनता ने ख़त्म भी किया है। क्यों आज ये अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे अंदर तो पता नहीं कितनी बड़ी गैस है, फूंक है। यहाँ तो इतिहास है, जो लोग ये कहते थे कि मेरी तो फूंक से घास जड़ता है, जब जनता ने उनकी फूंक निकाल दी ना तो कागज़ भी नहीं जड़ा। तो ये जो मंत्री है ये तो किस बैकग्राउंड से आपको पता है, ये पहले बंसीलाल का व्यक्ति होता था, लेकिन पैसे के बल के ऊपर ये दुर्भाग्य से मैं MLA बन गया और मुख्यमंत्री बन गया, जिसका जनता से कोई वास्ता नहीं। यहाँ पर हम ये मांग करते हैं कि आज जो किसानों की हालत है, जिसमें खास तौर पर मुआवजे का सवाल है, चाहे वो सूखे की वजह हो, चाहे बाढ़ की वजह से जो फसलें बर्बाद हो रही है उसके मुआवजे की बात हो, और चाहे जो ये बीमा क्लेम की बात है, हज़ारों करोड़ रुपया बीमा क्लेम का वापस जो है कंपनी यहाँ पैसे लूट के जा रही है और पूरे देश के अंदर कई लाख करोड़ रुपए बीमा कंपनियाँ लेगी। किसान से पैसा लेती है, सरकार पैसा जमा करवाती है, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिलता। वो सब लूट करके कंपनी मालो माल हो रही है और किसान कंगाल हो रहा है। तो मुख्य कृषि मंत्री से पीछे प्रदर्शन करके ये कहा था कि आप बैठ के इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करें, बात करें। आपके बस की बात है वो बताए, वरना कह दो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन समय दिया और समय देने के बाद वो फिर मतलब जो रवैया है हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान में आज चेतावनी देने कुछ नहीं आए, हम आए बात करने। 23 तारीख को आपके सामने यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था और उस दिन यहाँ अपने हमारे को आश्वासन दिया गया था कि 31 तारीख को या 1 तारीख को 100% आपकी बातचीत मंत्री से करवा दी जाएगी। तो हमने 31 का भी इंतजार किया, कल 1 का भी किया और हमने यहाँ घोषणा की थी कि यदि मंत्री 1 तारीख तक बात नहीं करता तो 2 को हम आएंगे बिना बुलाए और इसकी कोठी पाएंगे, लेकिन आएगी केवल स्टेट कमेटी। और आप वो देखते हैं उस दिन हज़ारों लोग थे, आज हम कुछ दर्जन लोग ही यहाँ आए हैं, बातचीत करने के इरादे से आए हैं। मंत्री जी यहाँ सुबह आए भी थे और फिर चले गए, उसके दिमाग में कोई गंभीरता नहीं है, तो इसलिए यहाँ बैठे हैं। वैसे तो अपने समाज में ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता कि किसी के बरने आगे बैठा जाए, लेकिन मंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक जिम्मेवार है, सार्वजनिक जीवन है उसका, और सार्वजनिक जीवन में किसानों की बहुत सारी उम्मीदें उससे हैं, इसलिए उनका बरने पे बैठे और बात करने के लिए आए हैं, बात करना चाहते हैं। समस्याएं हमारी 2020 का मुआवजा बाकी है, 2021 का मुआवजा बाकी है, 22 का मुआवजा बाकी है, 23 का मुआवजा बाकी है। सरसों की फसल बर्बाद होगी पाले की वजह से, उसका बकाया 300 करोड़ का यहाँ केवल भिवानी का भेजा गया खराबा, और यहाँ फिर 5-4 करोड़ में समेट दिया गया। कणक की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान ओलावृष्टि से भी हुआ और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी मार्च के महीने में, जिससे बहुत बड़ा खराबा था, उसको भी समेट दिया गया। और अभी तो एक ताजुब की बात है, आपने शायद कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि फेरे तो पहला लहर सगाई फेरो है। यहाँ ऐसा ही काम कर गया सरकार ने, बीमा कंपनियों को बीमा के अलॉट कर दिए डिस्ट्रिक्ट, और वो डिस्ट्रिक्ट अब तक बीमा कंपनियों ने कोई शुरुआत नहीं करी। और आपको ये जानकर बड़ा ताजुब होगा, बिना बीमा कंपनी अलॉट हुए भी बैंकों ने किसानों के खाते से पैसा काट लिया।
भिवानी पुलिस की विभिन्न नाकों पर तैनाती व सतर्कता को देखकर उल्टे पैर भागे बदमाश, वहीं अपहरण किए गए युवक की बची जान। यह जानकारी पुलिस के थाना प्रभारी विद्यानंद ने दी। वहीं बदमाशों द्वारा घायल सोहन का फिलहाल अस्पताल में उपचार चल रहा है। बता दें कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। युवक सोहन को रेलवे रोड से टिकट घर के सामने से बदमाशों ने उठाया था और उसके साथ मारपीट भी की गई और नाकेबंदी के बाद बदमाश युवक को छोड़कर भाग गए। वहीं पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि किसी युवक का अपहरण हो गया है। इस सूचना पर नाकेबंदी की गई। बदमाश भिवानी के ही रहने वाले हैं। प्राथमिक पूछताछ में युवक सोहन और बदमाशों के बीच कहासुनी चल रही थी। इसी के चलते घटना को अंजाम दिया जा रहा था। वहीं मामले में बारीकी से जांच चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसमें सोहन नाम का एक लड़का रजितवा जोड़गा, इसने इसकी सूचना मिली थी पुलिस को, उसका अपहरण कर लिया। इसे पुलिस ने मुस्तैद किया। उसके बाद उन लोगों ने उस व्यक्ति को उसी क्रम से पूरा मामला क्या करेंगे? ये इन लड़कों को जानता है और इनकी पहले भी किसी बात को लेकर आपस में झगड़े हुए हैं। तो और हम इसकी छानबीन कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं और इसमें टीमें हमने गठित कर दी है और इसका शीघ्र ही उसी पे आरोप लगा रहे हैं और उसको तफ्तीश करके गिरफ्तार करेंगे। कहाँ से अपहरण किया? ये रेलवे स्टेशन के नज़दीक से कहीं उसको सूचना मिलने के आधार पर ही वो घेराबंदी की है। उससे कहीं ना कहीं तो उसका असर जाता ही है। उसी क्षेत्र सर वो भिवानी के रहने वाले हैं। कितने नाम उसमें 4-5 लोगों के उन्होंने नाम बताए। सबसे पहले जब मैं अपने जो शहरवासियों से अपील करता हूँ, किसी व्यापारी जो वर्ग है वो इसमें जो भी अतिक्रमण दुकानों के सामने रखते हैं उन सब से एक निवेदन भी है, एक अपील भी है कि वो ना करें। उससे आम जन को काफ़ी परेशानी होती है और इसमें पहले से भी काफ़ी बार मैंने जो पता किया है वो आगाह किया गया है। यदि कोई अतिक्रमण फिर भी नहीं मानेगा उसके साथ सख्ती होती है जी सर। और शहरवासियों से अपील है, यदि किसी भी अपराध की जैसे नशे संबंधित है या और कोई इस प्रकार का अवैध कार्य हो रहा है तो उसकी बेहिचक होकर पुलिस को सूचना दें। उसमें उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और वो उसमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना लोग। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे नहीं इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।